हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए मार्च महीने की करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। याद रखना है आपको, मैंने यहाँ पे 3.0 लिखा है, लेकिन 4.0 जब आपका अगस्त में जो प्रस्तावित है वहां होगा तो मार्च के महीने के भी करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 4.0 अगर आप देने वाले हो, 3.0 नहीं देने वाले हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये एबेल पुरस्कार होता क्या है। तो देखिए, एबेल पुरस्कार जो है ये गणित में यानी कि मैथमेटिक्स में अगर आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन किया है, तो इसके लिए आपको दिया जाता है। तो ये अवार्ड जो है, सबसे पहले ये जान लो आप, ये मैथमेटिक्स सेक्टर में दिया जाता है। पहली बात तो आपने जान ली। दूसरी बात क्या जानने की जरूरत है, अब आप बोलोगे कि ठीक है भाई मैथमेटिक्स में दिया जाता है, तो ये जो पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है, सवाल यही पूछा गया है आपसे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिशेल ट्रेगा ग्रेंट, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अब बोलोगे ठीक है इन्होंने कौन सी मैथमेटिक्स में जो है कंट्रीब्यूशन दे दी, तो देखिए इन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए जो है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी कि जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, प्रायिकता बोलते हो, तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन्होंने दी है, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कई बार जो है पूछा जाता है, कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एबेल पुरस्कार जो है किस श्रेणी में दिया जाता है, किस विषय के लिए दिया जाता है, तो डी आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उससे पहले आप मिशेल ट्रेगा ग्रेट की फोटो देख लो। अगर आपको ये लड़की लग रही थी तो आप कंफ्यूजन में थे, लड़का है ये। और यहां से आप जो है एबेल पुरस्कार की फोटो भी देख सकते हो, जैसे नोबेल प्राइज की फोटो होती है वैसे एबेल प्राइज की फोटो दिख रही होगी आपको। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले सवाल की ओर। हाल ही में किसने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे जो है एनआईए का महानिदेशक यानी कि जिसे जो है अपॉइंट जनरल डायरेक्टर के तौर पर किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए सदानंद वसंत दाते, ये महाराष्ट्र कैडर के क्या हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, इन्हीं को यहाँ पे जो है चुना गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो एनआई है, ये इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2008 में, जब हम लोगों के देश में मुंबई पे ताज होटल और भी बहुत सारे अलग अलग जगह पे आतंकी हमला हुआ था, जिसमें अजमल कसाब एकमात्र आतंकवादी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। उसी समय भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो है एनआईए को घोषित किया था कि हम लोग जो है आतंकवाद पे जो है क्या करेंगे, नकेल कसने की कोशिश करेंगे। और इसका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ बनाया गया है, ऑब्वियस सी बात है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका आपको देखने को मिल जाएगा। यहां तक सारी बातें क्लियर है, यानी कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सदानंद वसंत दाते, इनकी फोटो भी यहां से मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से याद रख पाओ। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप जब भारत में आचार संहिता लग जाती है, यानी कि आप दूसरे कंट्री को विजिट नहीं कर सकते हो, नए स्कीम की अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो, कुछ भी नई भर्ती नहीं ला सकते हो, तो ये सारी चीजें होती है। तो भाई नरेंद्र मोदी दूसरे देश को इन्होंने विजिट कैसे किया और ये पुरस्कार कैसे लिया, जब यहाँ पे आचार संहिता लग गई है। तो देखिए इन्होंने जो है चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से स्पेशल परमिशन ली कि भूटान के साथ हमारे देश का जो है टाई यानी कि जो दोस्ती है उसे मजबूत करने के लिए मुझे जाना ही होगा, और इलेक्शन कमीशन ने जो है हरी झंडी दिखा दे कि हाँ ठीक है आप जा सकते हो। तो इनको वहां पर ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो जो है, ये ऑर्डर एक्चुअली भूटान का सबसे बड़ा ये क्या है, पुरस्कार है, इनको दिया गया है, सिविलियन अवार्ड है। तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया और मैंने अभी आपको बताया भूटान में पहुंचने पे इनको जो है ये सम्मान दिया गया। फोटो भी मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां से फोटो भी देख लो ताकि आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सको। और भूटान के बारे में अगर पूछा जाए तो भूटान किस महाद्वीप में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको जो है कहाँ मिलेगा, एशिया में। एशिया में अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो दक्षिण एशिया में आपको ये देश देखने को मिलेगा। कहां पर, दक्षिण एशिया में। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो इसे भी याद रख लेना है। नीचे कमेंट करके आप बताओगे भूटान की राजधानी क्या है, और भूटान के अभी के वहां के जो राजा हैं उनका नाम और प्राइम मिनिस्टर का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाली विचेस ब्रूम एक रोग का नाम है, इसका खोज किया गया। तो देखिए चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लीजिए, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं,
और ये एक्चुअली किसानों के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, इसीलिए इनके नाम पे किसानों की यूनिवर्सिटी खोली गई है। और वहां पर एक फसल है, उसमें जो है ये प्रॉब्लम आई है, विच इज रूम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है ये। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा मटर में, मटर के जो फूल होते हैं ना, अब देखो क्वेश्चन यहां से भी कई कई बार पूछा जा सकता है, और ये 10% फसल में जो है ये देखने को बीमारी मिल रही है। कहां पर? मटर में। और मटर में कहां पर, कौन से भाग में, कौन से उसके पार्ट में? तो याद रखिएगा मटर के जो फूल होते हैं फल होने से ठीक पहले, उनमें जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो देखिए इसमें पहले 30 थे और यूक्रेन भी इसमें शामिल होना चाहता था, जिस कारण रसिया ने उस पर इन्वेजन कर दी, अटैक कर दिया। इसका रीजन भी है, अब देखो किसी देश को आप चारों तरफ से घेर लोगे तो वो देश तो कुछ ना कुछ करेगा ही, है ना। तो रसिया ने भी यहाँ पे क्या किया, अटैक कर दिया यूक्रेन पे। यूक्रेन जो है नाटो का ही सदस्य बनना चाहता है। और यूक्रेन से सवाल अगर पूछा जाए तो यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, जो कि पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थे, बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। तो किसी भी प्रोफेशन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, कभी भी आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। अब देखिए नाटो का जो 32वां सदस्य है वो कौन बना है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वीडन। क्या हो जाएगा? 32वां सदस्य जो है वो स्वीडन बना हुआ है। अगर आपसे हो सकता है कि सवाल ये भी पूछा जाए 31वां सदस्य कौन बना है, तो देखिए ठीक 31वां, इससे ठीक पहले जो है फिनलैंड यहाँ पे 31वां सदस्य बना हुआ था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रख लेना है आपको। और एक और बात, नाटो की जो स्थापना है 1949 में की गई थी, और ये एक क्या है, मिलिट्री ट्रीटी है। यानी कि अगर किसी एक देश पे, सपोज कर लो कि अभी 31वां और 32वां कौन कौन बना है, फिनलैंड 31 कंट्री बना हुआ है इसका नाटो का, और स्वीडन यहाँ पे 32वां सदस्य देश बना हुआ है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी कंट्री पे, टर्की भी इसका पार्ट है, किसी एक देश पे अगर अटैक होगा तो अमेरिका, स्वीडन, जो भी और अलग अलग कंट्री है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, ये सभी मिलकर उस कंट्री पे अटैक कर देंगे, वॉर डिक्लेयर कर देंगे। क्या कर दिया जाएगा? वॉर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप जो है ये बहुत बड़ी ट्रीटी मानी जाती है, जिस वजह से यूक्रेन पे जो आक्रमण हुआ है उसका सबसे बड़ा रीजन ये नाटो है, उसकी जड़ में नाटो है। तो इसे भी याद रख लेना है। फिलहाल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी जो इंटरनेशनल अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वहां से सवाल पूछती है। तो देखिए फिर से नाटो का फुल फॉर्म भी आपसे कभी पूछ लिया जा सकता है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्वीडन यहाँ पे जो है हाल में ही 32वां सदस्य देश बना हुआ है, 31वां फिनलैंड बना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई है? कितना ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में आपको मैं बता नहीं सकता हूं। आप इसको महावीवीआई बोल सकते हो, महावीवीआई इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो। किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए चाइना हमेशा से दो रीजन, या एक्चुअली चाइना का तो बहुत डिस्प्यूट है हमारे साथ। चाइना मुख्यतः लद्दाख पे अपना कब्जा जमाना चाहता है, अरुणाचल प्रदेश पे, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्से पे वो जो है अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो चाइना चिढ़ता है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोगों ने देखिए वहाँ पे सैनिक गतिविधि और जो अंतिम छोर पे हमारे लिए, आपके लिए, हमारे देश के लिए जो जवान लड़ रहे हैं, उनके राशन पानी की व्यवस्था, हथियार, गोली बारूद ये पहुंचाने के लिए जो है टनल की जो है स्थापना की गई है, जिसका नाम है सेला टनल। अब देखो पहले हम लोग बहुत घूम घूम कर पहुंचते थे, बहुत समय लगता था, बर्फ वगैरह जम जाती थी, जिस वजह से जाने में कनेक्टिविटी बहुत दिक्कत होती थी, तो हेलीकॉप्टर से सामान पहुंचाया जाता था। लेकिन सेला टनल बन जाने से आप ये जो है 4 घंटे की दूरी जो है कम हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर आप वॉर कर रहे हो तो 4 घंटे बहुत बड़े जो है समय होती है, बहुत बड़ा जो है समय इसे माना जाता है। तो सेला टनल जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सेला टनल बनाई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब कुछ और चीजों को याद रखना है आपको। इसकी घोषणा 2018 में की गई थी और ये फाइनली अब जाकर जो है तैयार हो गया है। और इसे BRO, ब्रो, आप अपने दोस्त वाले ब्रो की तरह इसे मत समझ लेना। ये जो है BRO है, यानी कि ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रो के द्वारा जो है इसे बनाया गया है। तो ये भी एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से सवाल जो है भर भर के पूछे जाते हैं, तो प्लीज मेक श्योर इन चीजों को आप जो है ख्याल में रखोगे, याद में रखोगे। तो BRO यानी कि जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बनाया गया है, 2018 में इसकी घोषणा की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इससे जो है ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल यहां से आप देख पाओगे, प्रो कबड्डी लीग का जो 10वां सीजन है
10वां सीजन जो है किस टीम ने जीता है। प्रो कबड्डी लीग की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो देखिए ये जो पुनेरी पल्टन है, इसे जो है, एक मिनट, वेट ए मिनट, ये देखो, हाँ अब सही हो गया, पुनेरी पल्टन ने इसे जीता हुआ है। अब हराया किसे, ये भी एग्जाम में बहुत बार आपने देखना पूछ लिया जाता है, तो हरियाणा स्टीलर्स को इन्होंने हरा दिया है। पुनेरी पल्टन ने किसे हराया, हरियाणा स्टील को हराया। तो रनर अप टीम जो है कौन रही है, यानी कि जो है उप विजेता टीम कौन रही थी, हरियाणा स्टीलर्स। ये भी याद रखना है आपको। देखिए कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जो है आपको याद रख लेनी है, वो क्या है मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। 18-25 से याद रखिएगा, 18 जो है हरियाणा ने पॉइंट जो है लाए थे और पुनेरी पल्टन के द्वारा 25 पॉइंट यहां पे लाया गया था। दोनों चीजों को आपने याद रख लिया। अब देखिए तीसरी बात जो याद रखनी है, टोटल यहां पे 12 टीमों ने पार्टिसिपेशन करी थी। टोटल 12 टीम यहां पे आई हुई थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ जो मैच ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया गया है वो है असलम मुस्तफ़ा। असलम मुस्तफ़ा को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इस खेल के, इसे भी याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां से जो है विनर्स की जो है फोटो वगैरह आप यहां से देख सकते हो। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन किया गया है। तो देखिए विशाखापट्टनम में ये आयोजन किया गया है, ये पहली बात हो गई। और ये तीसरा एडिशन है, ये जो है तीसरा एडिशन विशाखापट्टनम में हुआ, याद रख लेना है आपको, विशाखापट्टनम में। लेकिन किस देश के साथ हम लोगों ने ये जो है काम किया है, तो इसका नाम हो जाएगा मलेशिया। हम लोग मलेशिया के साथ जो है कौन सा अभ्यास करते हैं, समुद्र लक्ष्मण जो है हम लोग यहां से करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। हाल में ही जिब्राल्टर, मैं आपको मैप के द्वारा जो है इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, डोंट वरी। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के 2 नए जो सबडक्शन जोन हैं, इसकी खोज की गई है। अब आपको बताना है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के किन 2 स्थानों की जो है खोज करता है। इसे अगर रटने की भाषा में अगर मैं आपको बताता तो आप मोरक्को और स्पेन के साथ चले जाते, सी आंसर आपका करेक्ट होता। लेकिन इतने से काम बनेगा नहीं, पिक्चर देखोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे आप। यहां से देखिए स्ट्रेट ऑफ जो है जिब्राल्टर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। मैप के माध्यम से अगर आप समझ पाओगे तो लॉन्ग टाइम तक आप जो है इसे याद रख पाओगे। कौन से 2 अलग अलग ये जो देश हैं, मोरक्को और स्पेन को ये जो है अलग करता है। चलिए आगे बढ़ देते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, सिग महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो देखिए गोवा में ये मनाया जाता है और याद रखिएगा होली को ही जो है यहाँ पे 14 दिनों तक लगातार 14 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वहां पे सिग महोत्सव कहा जाता है, ठीक है। 20 का सही जवाब है बी। और हाँ, गोवा में बहुत सारे विदेशी पर्यटन भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। यहाँ से जो है सिग महोत्सव की जो तस्वीरें हैं यहाँ से आप देख सकते हो। अगला सवाल है, हाल में ही खबरों में जो रहा है मेकेकातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। तो देखिए ये कावेरी नदी पे जो है प्रस्तावित है। कहां पर, कावेरी नदी पर यह प्रस्तावित रखी गई है, इसे याद रख लेना है आपको। कावेरी नदी की फोटो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, ठीक है। ये कावेरी नदी आपको दिख रही होगी और ये परियोजना जो है मेकेकातु परियोजना जो है कहां पे, कावेरी नदी पे स्थापित की गई है। अब देखिए कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानने की जरूरत है। पानी की व्यवस्था बेंगलुरु और जो आसपास के जो जगह है जहां पे पीने की पानी, नहाने वगैरह के लिए जरूरी जो डेली नीड है ना, उसके लिए कावेरी नदी जो है पानी की सप्लाई करता है। और मेकेदातु परियोजना के द्वारा जो है इसे सुगम बनाया जाएगा, इजी वे में प्रोसेस किया जाएगा। साथ में ही 400 मेगावाट की जो है बिजली को भी जो है यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, यूरोपीय देश आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चयनित किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए पहले यहाँ पे कौन थे, लियो वाराडकर, ये जो है पहले थे, अब ये नहीं है, ये अब पूर्व हो चुके हैं। साइमन हैरिस को यहाँ पे जो है आयरलैंड का प्रधानमंत्री जो है चुना गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको आगे बढ़ना है। लास्ट वन कौन थे, लियो वाराडकर, वो पूछा नहीं जाएगा। साइमन हैरिस यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका। और आयरलैंड से याद आया, यहाँ की राजधानी जो है डबलिन है, ये भी याद रखिएगा। कई बार जो न्यूज में होता है उसकी राजधानी वगैरह पूछ ली जाती है, तो डबलिन यहाँ की क्या है, राजधानी है। यहाँ से आप जो है साइमंस की फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के किस अनुसूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है। तो अनुसूची 4 के तहत जो है इनको सूचीबद्ध किया गया है। ये तो शॉर्टकट हो गया, कुछ और चीजें इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो देखिए हाथियों को जो बिजनेस पर्पज से यूज में लाया जाता था, इस अनुसूची में शामिल होने के बाद हाथियों को बिजनेस के तौर पर जो है शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बिजनेस के तौर पर जो है इसको यूज नहीं किया जा सकता है, नो बिजनेस, पहली बात। दूसरी बात,
अब जो कुछ हाथी वगैरह जो है जहाँ पे पालतू के रूप में है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से रखे गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के माध्यम से जो है शिक्षा के लिए उनको यूज में लाया जा सकता है। दूसरी बात है, कोई अगर साइंटिफिक रिसर्च यानी कि कोई वैज्ञानिक प्रगति करनी है, शोध करना है, तो वहां पे इसके द्वारा किया जा सकता है। तो शेड्यूल 4 यानी कि अनुसूची 4 के द्वारा जो है इसके तहत जो है इन चीजों को किया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। यहां से हाथी वगैरह की जो हमारे इकोसिस्टम के एनिमल है उसकी फोटो आपको यहां से दिख रही होगी। अगला सवाल देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वहां की राजकीय पक्षी भी है ये। अब जो है पहला ही स्टेटमेंट देख लो, ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है, बिल्कुल सही बात है। IUCN की रेड लिस्ट में जो है इसे सूचीबद्ध किया गया है, बिल्कुल सही बात है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट भी, देखो अगला सवाल ही है एक्चुअली, सुप्रीम कोर्ट ने इसके संरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, बिल्कुल तीनों सही है, सभी सही हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये जल्द ही जो है खत्म हो जाएगा, इसकी देखभाल के लिए जो है राजस्थान सरकार बहुत कदम उठा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि इसका जो है शिकार नहीं किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक विशेषज्ञ यानी कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उसकी भी यहाँ पे गठन कर दी गई है। यहाँ से आप जो है ग्रेट बस्टर्ड इंडियन की जो है तस्वीर भी देख सकते हो। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज किस देश में? तो देखिए ये ब्रिज गिर गया है, ये ब्रिज गिर गया है और इंडियंस को बहुत बदनाम किया गया, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। यहाँ पे इंडियन क्रू मेंबर थे लेकिन कैप्टन जो था कोई और था, और एक्चुअली क्या हुआ, एकाएक अंधेरा हो गया जिस वजह से ये जो है जहाज ब्रिज के पिलर से टकरा गया। पहले आप ब्रिज की तस्वीर देख लो ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। ये अमेरिका में है, कहाँ है? अमेरिका में है, और ठीक जो है ये पिलर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जहाज जाकर टकरा जाता है और ये ब्रिज है पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है। ठीक है, यानी कि चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज जो है आपको कहां देखने को मिलेगा? USA यानी कि अमेरिका में देखने को मिलेगा। यहां तक सारी बातें क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। और इस पुल की जो लंबाई है 2632 मीटर की इसकी जो है लंबाई आपको देखने को मिल जाती है। कितना? 2.6 किलोमीटर भी आप इसे बोल सकते हो। और ये पटासगो नदी, वहां की जो पटासगो नदी है, ये USA की नदी है, वहां पे आपको ये पुल देखने को मिलता है। अगला सवाल देख लेते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या है? थीम से सवाल बहुत बनते हैं, याद रखिएगा, पूछ लिया गया है थीम क्या है। तो देखिए इंस्पायर इंक्लूजन, ये जो है इसका थीम है। क्या है? इंस्पायर इंक्लूजन, 20 का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि महिलाओं को जो है एक साथ सशक्तिकरण किया जाए, उनके विकास को जो है आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। अगला सवाल देख लेते हैं, बुक स्वेलिंग द सन अ नोवेल, यानी कि सूर्य को निगलने की बात की जा रही है, लेकिन इसका कुछ मैसेज अलग है। ये बुक जो है भारतीय स्वतंत्रता पर आधारित है, और UN की जो सहायक महासचिव रह चुकी है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मी मुदेश्वरी पुरी, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। सॉरी, जी हाँ, ये आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से फोटो भी देख सकते हो, ये देखिए फोटो भी आपको यहाँ से दिख रही होगी, स्वेलिंग द सन। और महिलाओं के बारे में, उनके सशक्तिकरण यानी कि उनके विकास के लिए, उनके सांस्कृतिक कल्चर के विकास के लिए जो है ये किताब इसके ऊपर लिखी गई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग, ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए जूस जैकिंग जो है एक सॉफ्टवेयर यानी कि साइबर हमला किया जाएगा। देखिए एक्चुअली ये किया कैसे जा सकता है, सपोज करो आप मोबाइल लेकर जो है एयरपोर्ट जाते हो या फिर रेलवे स्टेशन जाते हो, कोई हाई रेलवे स्टेशन जाते हो, चार्जर आप अपना घर में भूल जाते हो, तो चार्जर आप क्या करते हो, आप देखते हो कि चलो यहाँ पे USB लगा हुआ है, यानी कि चार्जर केबल लगा हुआ है, और आप उस केबल से आप क्या करते हो, अपने फोन को कनेक्ट कर लेते हो, चार्ज कर लेते हो। तो होगा क्या, आपके फोन से जितना भी डेटा है ना, ये जो जो हैकर हैं, ये जो जूस जैकिंग है, ये क्या करेगा, आपके मोबाइल से सारे डेटा को जो है कलेक्ट कर लेगा, और ऑब्वियसली इसका तो ये यूज नहीं करेंगे, मिसयूज ही करेंगे। तो मेक श्योर आप जो है जब भी बाहर कहीं जाओ तो अपने चार्जर के साथ जाओ, कहीं भी जो पब्लिक गैदरिंग में अवेलेबल है वहां पे इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। मेक श्योर रिलैक्स करना है। रिचार्ज करने के लिए आपको ये बोला जाएगा, देखो ये स्टेशन बनाया जाता है USB पावर, वहां पे अपने फोन को प्लीज चार्ज ना करें, अदरवाइज आपके साथ जो है घटना घट सकती है, आपका सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है किसी और के पास जा सकता है। देखिए अगला सवाल क्या है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी हुई है? सुमन कुमारी यहाँ पे महिला स्नाइपर बनी हुई है। देखिए ये 2021 में
बीएसएफ में शामिल होती है। कब? 2021 में ये जो है शामिल होती है बीएसएफ में। उसके बाद जो है ये यहाँ पे स्नाइपर भी बन जाती है। अब देखिए ये मंडी जो है, अभी जो कंगना रनावत यहाँ पे मंडी चुनाव, मंडी जो है एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां से चुनाव भी लड़ने वाली है। तो मंडी थोड़ा सा जो है हॉट सीट बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश की ही पहली महिला है कौन? सुमन कुमारी। इनके नाम को भी आप जान सकते हो, यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। स्नाइपर क्या करता है? बहुत दूर बैठे हुए शिकार, जो टारगेट है आपका, उस पर आप जो है फायर कर सकते हो और उनकी जान ले सकते हो दूर बैठकर भी। मूवी वगैरह में आपने तो खूब देखी होगी ये। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? पाकिस्तान इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये तो बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन होगा अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन देखिए ट्विस्ट करके पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा शहबाज शरीफ किस पार्टी के नेता हैं जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वहां आप फंस जाओगे। तो देखिए उस मुसीबत से बचने के लिए क्या तरीका है, पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज पार्टी, देखिए नवाज जो है इनके बड़े भाई का नाम है नवाज शरीफ, जो कि पहले क्या बन चुके हैं? प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज पार्टी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और याद रखिएगा शहबाज शरीफ पीएम मोदी की तरह पहले कहाँ थे? ये सीएम भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर, यानी कि छोटे से स्टेट, छोटा स्टेट नहीं है पंजाब, बड़ा स्टेट है, हाँ पाकिस्तान में भी पंजाब है, वहां के ये सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ की यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है? अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, यानी कि संविधान में यह बात लिख दी गई है कि आप अपने बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हो। ये काम किया है फ्रांस ने। और देखिए फ्रांस जो है लोकतंत्र के मामले में बहुत आगे बढ़ता हुआ देश है। आप इसको किस चश्मे से देखते हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ्रांस में जो है वहां पे जो सरकारें चलती है वो किसी भी तरह के धार्मिक धर्म को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती। उनका मानना है कि लोगों की जो धर्म है वो क्या है, वो आपकी प्राइवेट लाइफ है, आप धर्म को अपने घरों तक रखें, सार्वजनिक जगहों पे धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने से बचें। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ पे इसकी जो है मनाही है, सख्त मनाही है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रांस से हम लोग राफेल वगैरह जो है परचेज भी कर रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए ओडिशा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में ओडिशा को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। कटक की जो कला है उसके द्वारा जो है ये बढ़ाया जा रहा है। और जीआई टैग सबसे पहले किसे मिला है? तो देखिए जो पश्चिम बंगाल की चाय है दार्जिलिंग, जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को मिली हुई है। और सबसे अच्छी चाय भी दार्जिलिंग की चाय को माना जाता है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अगर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा जाए तो उसका जवाब हो जाएगा असम। असम में सबसे ज्यादा जो है चाय उगाई जाती है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। थॉमस सुलियोक जो है किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? यूरोपीय देश यानी कि जो यूरोप में अलग अलग देश हैं उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो देखिए ये जो कंट्री है इसका नाम है हंगरी। आपने बहुत सारे मूवी वगैरह में जो है इसकी इमेज जरूर देखी होगी। बुदापेस्ट इसकी क्या है? कैपिटल है। बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल है और ये बहुत खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट भी करता है। याद रखना है इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि सी इसके किनारे किनारे नहीं है, चारों तरफ जो है इसके देश बसे हुए हैं जो कि सीमा, जैसे देखो नेपाल क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। भूटान क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। अगर इंडिया और चाइना नेपाल को सपोर्ट ना करें तो ये जो है किसी तरह का बिजनेस ही नहीं कर पाएगा किसी कंट्री से। अब बोलोगे एरोप्लेन से ले जाएगा, नहीं भाई, एरोप्लेन से आप सामान को लेकर जो है करोगे तो जो सामान आज 5 रुपए की पड़ रही है वो 100 रुपए की पड़ेगी। इसलिए पानी के जहाज से व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। लैंड लॉक कंट्री हो तो बहुत खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। वी आर वेरी रिच या फिर ग्रेटफुल कह सकते हो नेचर को कि हम लोगों के पास प्रायद्वीपीय यानी कि हम लोग के पास जो है सी का जो सटे हुए जो राज्य हैं वो बहुत सारे हैं। अगर आप देखोगे गुजरात आपको दिखेगा, गोवा दिखेगा, महाराष्ट्र दिखेगा, केरला दिखेगा, तमिलनाडु दिखेगा, आंध्र प्रदेश, तो ये बहुत बड़ा एरिया है जो हम लोग, इसके अलावा उड़ीसा दिखेगा, पश्चिम बंगाल भी दिखेगा। तो ये हम लोग जो है बहुत समृद्ध हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। तो हंगरी के ये क्या बने गए हैं? राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला सवाल, किस राज्य के द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी नेटफ्लिक्स, जो अमेजॉन वीडियो प्राइम वीडियो है वो अगर आप देखते हो G5
देखते हो आप, ऑल्ट बालाजी देखते हो, और भी हजार तरह के जो हैं अलूल जलूल जो है ऐप वगैरह आपको दिखता है। तो सबसे पहले सरकार के द्वारा कौन सी OTT ऐप लाई गई है? तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये जो OTT लाई गई है इसका नाम है सी स्पेस। इसका नाम क्या रखा गया है? सी स्पेस इसका नाम रखा गया है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कौन सी OTT प्लेटफॉर्म लाई गई है? तो इसका नाम है सी स्पेस। क्लियर है यहां तक सारी बातें? अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ लें। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, ये रहा। चर्चा में रही छत्तीसगढ़ी की गोयरा खान किस, देखो एक्चुअली ये खान मतलब माइनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, किस खनिज से संबंधित है? तो ये देखिए कोयला से संबंधित है। अब देखिए पूरे एशिया में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है कोयला का उत्पादन एक खान से होने वाला है। पहले देखिए यहाँ पे 5.25 जो है टन जो है यहाँ पे किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसको जो है बढ़ाकर 7 करोड़, एक्चुअली ये करोड़ में फिगर है, याद रखना है आपको। अब जो है 7 करोड़ टन जो है यहाँ पे किया जाएगा इसका उत्पादन, और एशिया में ये नंबर 1 पे हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति, देखिए उन्नति इसका कुछ और एक्रोनीम होगा, योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। तो आपको बताना है कि 10 वर्षों के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो देखिए 10,037 करोड़ का जो है यहाँ पे आवंटन किया गया है। कितना? 10,037 करोड़ का आवंटन कर दिया गया है। क्यों? सामाजिक विकास हो सके, रोजगार वगैरह जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार करने वाली है, लोगों को रोजगार मिले, और भी 10 तरह की चीजें हैं। बी आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वर्ष 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए सबसे पहले सरस्वती सम्मान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। आदित्य बिरला ग्रुप यानी कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है ये सम्मान दिया जाता है लोगों को, और इस बार जो है प्रभा वर्मा को ये सम्मान दिया गया है। और प्रभा वर्मा, अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई महिला है तो गलतफहमी में हो, यहाँ से आपको प्रभा वर्मा की फोटो भी दिखेगी, और ये पुरुष हैं। ये क्या है? पुरुष हैं। दिमाग में इसको फिट कर लेना है। केरल से आते हैं, और प्रभा वर्मा को जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब आपसे जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रभा वर्मा की कौन सी कृति के लिए इनको सम्मान दिया गया है? तो रुद्र सात्विक के लिए। कौन से पुरस्कार के लिए? आई मीन कौन से बुक के लिए? तो रुद्र सात्विक के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है। पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी यानी कि जो समारोह इसका जो होगा, भारत के जो फ्लैग बैरियर हैं यानी कि ध्वजवाहक हैं, किन्हें बनाया गया है? तो देखिए अजंता शरद कमल को जो है यहाँ पे ध्वजवाहक बनाया गया है। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से खेल से संबंधित हैं? ये सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं ध्वजवाहक की बात करूं तो वो ध्वजवाहक का नाम क्या था? पूमा बनर्जी। पहली ध्वजवाहक कब बनी थी? 1920 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रख लेना चाहिए आपको, ठीक है। और 26 जुलाई से 11, देखो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, वो भी आप याद रख लो। 26 जुलाई से लेकर के कब तक चलेगी ये? 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक। 11 अगस्त तक जो है ये आपको पेरिस में ओलंपिक होता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल आंसर बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। और जो मैरी कॉम है, यहाँ पे आपको एक और नाम दिख रहा होगा मैरी कॉम का। मैरी कॉम प्रमुख बनाई गई है। मैरी कॉम जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 की प्रमुख बनाई गई है। इनके अध्यक्षता में लोग जाएंगे। अजंता की यहाँ से आप फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल है, मद्रास संगीत अकादमी ने किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा TM कृष्णा। अब यहां से देखिए ये संगीत के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किसे जो है डांस के लिए दिया गया है? तो नीना प्रसाद को जो है डांस के लिए ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी साझा कर दूं। दूसरी बात, TM कृष्णा जो कि संगीत के लिए इनको पुरस्कार दिया जा चुका है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुके हैं 2016 में। रमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिल चुका है, जो कि फिलीपींस के एक्स प्रेसिडेंट के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज भी इसे कहा जाता है, याद रख लेना है। और यहां से TM कृष्णा की फोटो भी आपको दिख रही होगी। अगला सवाल देख लेते हैं। नवरोज या फिर नौरोज का जो त्योहार है किस समुदाय के द्वारा नव वर्ष यानी कि हैप्पी न्यू ईयर जो आप बोलते हो उसके तौर पर मनाया जाता है? तो नवरोज का मतलब होता है न्यू डे। नव और रोज यानी कि न्यू डे से जो है इसे आप जो है समझ सकते हो। तो ये पारसी कम्युनिटी राजा जमशेद के सम्मान में जो है ये मनाया जाता है त्यौहार। पारसी समुदाय के द्वारा जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है।
यहां तक सारी बातें क्लियर है। और ये साल में 2 बार जो है हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर ये 2 बार मनाते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। और ये न्यू डे है। यहां तक तो सारी बातें हो गई। आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। और यहां से जो है नवरोज मुबारक की एक फोटो भी मैंने आप लोगों के लिए लगा दी ताकि आप चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूएनडीपी के द्वारा जो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? लैंगिक असमानता यानी कि यहाँ पे लड़का ज़्यादा हो रहा है भारत में और लड़कियां कम हो रही है। तो हम लोगों की रैंकिंग क्या है? हम लोगों की रैंकिंग है 108। हम लोगों की रैंकिंग क्या है? 108। और बहुत बुरी स्थिति है, खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये रैंकिंग किस किस मुद्दों पे ध्यान में रखा जाता है कि प्रजनन यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, और जो महिलाएं हैं उनकी हेल्थ कैसी रह रही है, उनको पौष्टिक खाना वगैरह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको जो है उनका सशक्तिकरण है या नहीं है। बाजार श्रम बाजार का मतलब ये हो गया कि उनको जो है कोई नौकरी वगैरह करने पे पुरुषों के बराबर सैलरी दी जा रही है या नहीं। 2021 में हम लोगों की रैंकिंग खराब थी और हम लोग कहाँ पे थे? 122वें नंबर पे थे, लेकिन 108 पे आए हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ना है। यहाँ से जो है आप इसकी लोगो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, इनमें से किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी कि CICF का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो देखिए सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है और ये हरियाणा से आते हैं और इनका नाम है नितिन नारंग इनका नाम है। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो ताकि आप चीजों को देखो। फोटो देखने से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक उसे याद रख सकते हो। अगला सवाल है, वुमेन्स प्रीमियम लीग के सीजन 2 का खिताब दिल्ली कैपिटल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो देखिए ये RCB है, यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जो है वुमेन्स का दूसरा खिताब जो हुआ था दिल्ली कैपिटल को हराकर जीत लिया है। पहला खिताब मुंबई इंडियंस ने, दूसरा खिताब जो RCB की महिला टीम है उसने ये जीत लिया है। यहां से आप महिलाओं की फोटो भी देख सकते हो। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि RCB की कैप्टन कौन है? तो RCB की कैप्टन आपको दिखेगी यहां से फोटो, नीचे कमेंट करके आप इनका नाम बताओगे। आपके लिए भी कुछ टास्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहां से देखो अगला सवाल, चर्चा में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा गया है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो आंध्र प्रदेश कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, आंध्र प्रदेश में ये आता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, 200 से अधिक पक्षी यहाँ पे क्या आते हैं? ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं अलग अलग देशों से। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे सबसे बौनी बकरी यानी कि बहुत हाइट बकरी की छोटी होती है, उसकी भी स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से आपको मैं तस्वीरें भी दिखाकर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या है? देखिए अब जैसे ही आप देखोगे कि 22 मार्च, आपके मन में जो है लड्डू फूटेगा कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अब इस तरह से नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया गया है। ये बात आपको याद रखनी होगी, बार बार याद रखनी होगी कि थीम हर साल के लिए चेंज होता है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जल दिवस का थीम क्या था? तो देखिए जल दिवस का जो थीम था वो यहां से आप देख पाओगे, वाटर फॉर पीस, यानी कि लोगों में शांति आए। देखो आप वाटर को लेकर बहुत जो है लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और याद रखना सिर्फ स्टेट नहीं लड़ रहे हैं नदियों के जल के लिए, बल्कि लोग भी जो है गली मोहल्ले में लड़ रहे हैं। और देखना एक समय ऐसा आएगा कि वर्ल्ड वार जो है, ये वर्ल्ड वार जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं एग्जरेट कर रहा हूँ, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, रियलिटी यही होने वाली है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ से डेट आप लिख लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी आपसे 8 मार्च का पूछा जाएगा। ये करंट अफेयर्स तो है ही, साथ में ज्योग्राफी का भी सवाल है, वहां से भी ये पूछा जा सकता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सबसे पहले आपको याद रख लेनी चाहिए, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1923 में। अब इसका महानिदेशक या फिर समाचार किसे नियुक्त किया गया? समाचार के लिए यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो की बात की जा रही है, महानिदेशक के तौर पर किसे चयनित किया गया है? तो देखिए मौसमी चक्रवर्ती ऑप्शन नंबर ए में ही है, मौसमी चक्रवर्ती को यहाँ पे चुना गया है। और इसकी जो शुरुआत है ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़पेपर की, न्यूज़ की बात करूँ तो 1991 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, और रेडियो की जो है 1923 में की गई थी। अब देखिए ये जो है मौसमी चक्रवर्ती सूचना सेवा की जो है ऑफिसर हैं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। यहाँ से मौसमी चक्रवर्ती की फोटो भी आप देख सकते हो आकाशवाणी समाचार के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि जो विश्व मानव या फिर वैश्विक मानव सूचकांक है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है?
ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट की जो है रैंकिंग इंडिया की क्या आई हुई है। बहुत ही शर्म की बात है, हम लोगों की रैंकिंग बहुत ही खराब आई हुई है। 134 टोटल कंट्री 193 यहाँ पे पार्टिसिपेशन था। इंडिया की रैंकिंग आई है 134, बहुत ही खराब रैंकिंग है। 108 जो है लिंगानुपात में हम लोगों की रैंकिंग थी, ये भी आपको याद रख लेना है। और इसके बारे में जितना लोगों को अवेयर किया जाए उतनी अच्छी बात है। अब बोलोगे कि पिछले साल कितने थी, 135 थी और 134 कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। ये अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल भी खबर नहीं है। एक स्थान ही हम लोग ऊपर गए हैं। खैर अच्छी बात है कि एक स्थान ऊपर गए हैं, आगे अगले सालों में हम लोग जो है रैपिडली आगे बढ़े। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल निर्धारित किया गया है। सवाल देखिए क्या पूछा गया है, सारी बातों को गोल गोल घुमाया गया है और सवाल दाग दिया गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, ये किस अनुच्छेद में जो है लिखा गया है। इतना जो है आपको बात बताना था। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 83 के दूसरे भाग में ये वर्णित किया गया है। यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन के बारे में भी आपको मैं बता दूं। 19 अप्रैल से जो है इलेक्शन आपका भारत में शुरू होने वाला है। 19 अप्रैल को पहला चुनाव होगा और 4 जून को जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के। और भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे लगभग उसी दिन आपको पता चल जाएगा। और निर्वाचन आयोग की फोटो भी आप देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी कि भारत में लोग जो है खुश हैं पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, कितने प्रतिशत और कितनी रैंकिंग हम लोगों की आई हुई है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 126वें नंबर पे है। देखो अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग कितनी थी, 134 थी और 126 से है और 108 अभी जो है लिंगानुपात में था। तो एक ट्रिक आप यहां से लगा सकते हो, सभी में क्या है अभी तक के लिए तीनों को ट्रिक में आप जो है ऐड कर सकते हो कि सभी इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। सभी क्या है, सम संख्या है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, एक्चुअली ये पूरा काम करेगा नहीं अभी एज ऑफ नाउ। 2 बढ़ा दोगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 बढ़ा दोगे तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे भी थोड़ा बहुत जो है आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्लादिमीर पुतिन कौन से कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सवाल बनाया है। ये देखो रूस के राष्ट्रपति तो व्लादिमीर पुतिन हैं और आगे भी ये रहेंगे, जब तक जिंदा है व्लादिमीर पुतिन रसिया के प्रेसिडेंट वही रहने वाले हैं। तो देखिए ये 5वां टर्म था व्लादिमीर पुतिन की, ये 5वीं टर्म होने वाली है और 2000 से ही जो है व्लादिमीर पुतिन रसिया के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। यहां से व्लादिमीर पुतिन की फोटो भी देख सकती हो। अगला सवाल है, निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? शीतल देवी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से आती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इनको हाल में ही जो है अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। किनको? शीतल देवी को। जम्मू एंड कश्मीर से आती है, ये याद रखना है। 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल है, उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2 लोग हैं। अगर मैं बात करूं, पहला देखो ग्रीष्मा कुठार, जो कि क्या है, एक्चुअली ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, किसी भी मीडिया संस्थान से ये जुड़ी हुई नहीं है। रितिका चोपड़ा की बात करें तो ये इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी हुई है। किससे? इंडियन एक्सप्रेस से ये जुड़ी हुई महिला है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां से आप दोनों की फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? बिल्कुल शर्माइए, और दिल्ली सबसे खराब पॉल्यूटेड राजधानी कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में। बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। हम लोग पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, किसान पराली जला रहे हैं, लोग गाड़ियों पे बेशर्मी से जा रहे हैं, मेट्रो वगैरह का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, और हमारे घरों के आसपास जो हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं वो तो है ही। इंडिया में हम लोग रह रहे हैं तो पॉल्यूशन भी हम ही लोग फैला रहे हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पॉल्यूशन कम करें। फिलहाल ज्ञान नहीं दूंगा। और बिहार से BPSC की तैयारी कर रहे हो तो बेगूसराय के बारे में आपको जानने की जरूरत है। बेगूसराय सबसे गंदा शहर है, सबसे जो पॉल्यूशन है आपको यहीं देखने को मिलेगा। शहर की बात करें तो सबसे गंदा शहर बेगूसराय है। यहां से आप चीजों को देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे दिया गया है और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए रामनाथ पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है।
अगर मैं बात करूं किनको किनको दिया गया है, तो प्रिंट में यानी कि पत्रकार जो न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन वगैरह में लिखा करते हैं, उनमें दो नाम है। एक है कृति दुबे, पहला नाम है कृति जी का, दूसरा नाम है आनंद चौधरी का। दोनों नाम आप याद रखिएगा, प्रिंट के लिए ये दिया गया है। अगर मैं बात करूं ब्रॉडकास्टिंग यानी कि जो टीवी वगैरह पर आकर एंकर वगैरह जो है वो आते हैं, तो जुगल पुरोहित, नाम याद रखिएगा, जुगल पुरोहित को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। पहले वाले व्यक्ति का नाम बता रहा हूं, इनमें भी दो कैटेगरी है, दो लोग हैं यहाँ पे। हरदेश जोशी को भी यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों नाम मैंने आपको बता दिए, इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगला सवाल देख लेंगे हम लोग, क्या है। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश से संबंधित है, इनका नाम आपको बताना है। तो देखिए, चेक रिपब्लिक कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, चेक रिपब्लिक से है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो अभी तक मिस वर्ल्ड पेजेंट जो है 6 लोगों ने जीत रखा है। प्रियंका चोपड़ा भी शामिल है इसमें, युक्ता मुखी भी हैं। 2 नाम मैंने आपके लिए बताया, बाकी के 4 नाम आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, थोड़ा बहुत आपके पास भी काम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ वेलोर की जो है अनावरण की गई है। स्टैचू ऑफ वेलोर किसको समर्पित है, तो योद्धा लाचित बोरफुकन को ये जो है समर्पित है। ये बहुत बड़े क्या थे, बहुत बड़े, इनको जो है ऐसा समझ लो पूर्व उत्तर का जो है इनको शिवाजी कहा जाता है। दूसरी बात, इनकी जो मूर्ति है वो बनाई गई है किसके द्वारा, रामजी सुतार के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। याद रखिएगा, ये स्टैचू जो है रामजी सुतार के द्वारा बनाई गई है। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए मूर्ति से मुझे 2 बातें याद आ गई। श्री राम भगवान की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई वो बताइएगा आप नीचे। और दूसरा सवाल है, संसद भवन जो बना है उसके मूर्तिकार का नाम बताइएगा। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज लिख लीजिएगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल, जम्मू एंड कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए, हरित महोत्सव। हरित से देखिए हर से आता है, हर मतलब महादेव, हर हर महादेव आप बोलते हो, और इसी बहाने हर हर महादेव नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए, महादेव के जो भक्त हैं। और हरित महोत्सव में जो है शिव की रात के तौर पर इसे जाना जाता है, और माना जाता है कि उमा की शादी, जो कृष्ण जो भगवान विष्णु क्या मैं बोले जा रहा हूँ, बार बार फंबल हो रहा है। देखिए, जो शिव भगवान की पत्नी है उमा, उनके शादी का ये प्रतीक है हरित महोत्सव। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से जो है हरित महोत्सव की झलकियां आप देखते जाओ। अगला सवाल है, हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। बोलोगे हरियाणा में तो चुनाव हुआ ही नहीं, तो मुख्यमंत्री कैसे बदल गया। तो देखिए बिल्कुल बदल गया है। वहां पे जेजेपी, 1 मिनट में लिख लेता हूं, जेजेपी और बीजेपी की सरकार थी। तो फाइनली जो है जेजेपी और बीजेपी का जो है गठबंधन टूट गया, क्योंकि लोकसभा में जेजेपी ज्यादा सीटें मांग रही थी। तो फिलहाल बीजेपी सरकार यहाँ पे बनाकर आगे बढ़ रही है। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के पहले जो है क्या थे, पहले सीएम थे, लेकिन अब जो है नायाब सिंह सैनी को यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है घोषित कर दिया गया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हाल में ही सुधा मूर्ति को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखिए, सुधा मूर्ति की किताबें बच्चों को लेकर डेडिकेटेड रहती है, बहुत अच्छी राइटर हैं, ऑथर हैं। और इन्फोसिस के जो मुखिया है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ भी है। एक्चुअली इनका खुद का पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा, लेकिन इन्फोसिस मैंने इसलिए बोल दिया ताकि आप चीजों को 2 और 2 ऐड कर पाओ। फिलहाल पूछा गया है कि इनको किस वर्ष से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से तो 2023 में ही सम्मानित किया गया, और अब ये राज्यसभा के लिए मनोनीत हो चुके हैं। एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे, राज्यसभा के लिए अलग अलग कला क्षेत्र वगैरह से जो है कितने लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है, ये जो लोग हैं राज्यसभा के मेंबर बन सके। नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। आगे देखिए, किस फिल्म को 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो ओपेनहाइमर बहुत ही मशहूर मूवी है, मैंने देख ली है, एडल्ट मूवी है, थोड़ी बहुत एडल्ट कंटेंट भी है इसमें। ओपेनहाइमर, कैसे ये बम बना और कैसे जापान पे जो है बम गिराया गया, ये जो है बहुत अच्छे से इसे दर्शाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किशोर मकवाना कहाँ है, ऑप्शन ए में ही है, किशोर मकवाना आपका सही जवाब हो जाएगा। गुजरात कैडर के ये आईएएस हैं, ये भी याद रखना है आपको। गुजरात कैडर के क्या है, ये आईएएस हैं। और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है, मोदी अ कॉमन मैन, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोदी अ कॉमन मैन यानी कि मोदी जो है एक आम इंसान है, इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है। किसके द्वारा, किशोर मकवाना के द्वारा लिखी गई बुक है। फिलहाल 1 मिनट इसे मैं ठीक कर लेता हूं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो।
हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? बेनजीर भुट्टो के पति और आसिफ अली जरदारी इनका नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इनके बेटे जो कि विदेश मंत्री बने हुए थे और इस बार उन्होंने सरकार में जो है शामिल होना नहीं चुना है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ से आसिफ, यहाँ देखो मैंने जैसा कहा ना, बेनजीर भुट्टो की फोटो भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अगला सवाल है, सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का मतलब है फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी का मतलब क्या है? फुटबॉल, गोवा ने हराया है। जो है गोवा को हराकर सर्विसेज ने यह खिताब जीत लिया है। किसे हराया है? गोवा को। और सबसे ज्यादा बार यहाँ पे कौन ये जो संतोष ट्रॉफी है जीता है? पश्चिम बंगाल ने 32 टाइम्स, 32 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, यानी कि दूसरे देशों से अपने देश में हथियार खरीदने वाला देश भारत। हम लोग फ्रांस से खरीद रहे हैं, रसिया से खरीद रहे हैं, यूएसए से खरीद रहे हैं, इजराइल से खरीद रहे हैं। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे देश हैं। जर्मनी से भी कुछ हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यूके से भी कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत सबसे ज्यादा हथियार बना रहा है, लेकिन खैर हम लोग मेड इन इंडिया की तर्ज पे चल रहे हैं, जहां पे हम लोग हेलमेट वगैरह जो है बनाकर दूसरे कंट्री को भी बेच रहे हैं। और तेजस वगैरह भी हम लोग बनाने की कोशिश में हैं कि और अच्छा से किफायत बनाया जाए, ताकि हम लोग और देशों को बेच पाएं और पैसा, रेवेन्यू हम लोग जो है बचा सकें। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस आर्किटेक्ट को पुलित्जर आर्किटेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिकेन यामातो। इनको जो है बेस्ट आर्किटेक्चर के नाम से जो है पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, रसिया के हैं, याद रखिएगा आप। और हम लोग जो है एक और बात है, एक पिछला क्वेश्चन में ये डिस्कस करना भूल गया, यूएसए सबसे ज्यादा हथियार बेचता है, ये भी याद रख लेना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, नागरिक संशोधन अधिनियम किसकी बात हो रही है? आपको पता है CAA की बात हो रही है, आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। 2019 का उद्देश्य क्या है? प्रवासियों को हटाना बिल्कुल भी नहीं, वास्तव भारतीय नागरिक की पहचान करना नहीं, घुसपैठ की नहीं। यहां पे देखिए देश याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, इसके अलावा मुस्लिम को छोड़कर सभी जो वहां से आए हैं भारत में, उनको नागरिकता दी जाएगी। अगला सवाल देखिए, 11 मार्च को DRDO ने भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल तकनीक से जो है मिसाइल लॉन्च किया है। कौन सा? अग्नि-5। आंसर तो मिल गया, लेकिन ये भाई ये है क्या? ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट, देखिए इसमें कई मिसाइल जो है यहां से निकलेगा। और देखो रेडार जो है मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन ये अब 10-12 निकालोगे तो बचा नहीं पाएगा। तो ये बड़ी बात है, अच्छी बात है कि इस तरह की चीजें की जा रही है। ऑप्शन आपका सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चर्चित स्थान टोंकिन की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, सीधा सीधा जवाब है। आंसर इसका सही हो जाएगा डी। यहां से आप इसे देख भी सकते हो। फरवरी 2024 के महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? फरवरी 2024 के लिए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए इनको यह पुरस्कार मिला हुआ है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? साबरमती। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साबरमती। अगला सवाल देख लेते हैं, और यहां से आप आश्रम की फोटो भी देख पाओगे। एक्चुअली गांधी जी से जुड़े दस्तावेज, डॉक्यूमेंट वगैरह, उनसे जुड़ी हुई चीजों को यहां पे रखा जाएगा। मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी का जो है खिताब जीता है? मुंबई ने हराया है किसे? यह सवाल पूछा जा सकता है। विदर्भ को हराया है। किसे हराया है? विदर्भ को। और पिछले साल 22-23 का खिताब किसने जीता था? सौराष्ट्र ने जीता था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जो कृति का शुभारंभ किया है, कृति का पूरा नाम क्या है? तो देखिए खेलो इंडिया जहां दिखेगा आंसर वही आपका होना चाहिए। तो देखिए यहां पे कीप नहीं होगा, देखो खेलो इंडिया एक ही है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है यहां पे 9 से 18 साल के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं माई भारत प्लेटफॉर्म के द्वारा, और उनकी जो है सरकार उनके प्रतिभा को देखेगी, पहचानेगी, फिर उनके ऊपर इन्वेस्ट भी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 42वें नंबर पे है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जिसपे जो है आपका कॉपीराइट हो सकता है, जैसे कि अगर आपने कोई नया मशीन बना लिया या कुछ कर लिया, उसके बारे में ये खिताब है। तो भारत 42वें नंबर पे आता है। आगे बढ़ेंगे। भारत के किस शहर में दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है? कहां पर की गई है? उज्जैन में की गई है। ऑप्शन सी। उज्जैन कहाँ है? महाकाल का शहर है, ये एमपी में पाया जाएगा। तो देखिए, हिंदू धर्म से जो ज्योतिष या फिर पंचांग वगैरह है, यहाँ से इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रहा है, याद रखना है आपको। 32 गोल्ड मेडल इन लोगों के द्वारा जीता गया है। इसके अलावा 18 सिल्वर मेडल और 21 जो है ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता गया है। टोटल 71 जो है यहाँ पे मेडल जीता गया है। किसके द्वारा? चंडीगढ़ के द्वारा। और टोटल कितने स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे? तो 16 अलग अलग तरह के खेल यहाँ पे आयोजित किए गए थे। और यहाँ से आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। आसाम में ये आयोजित भी किया गया था। आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। सैकरणी उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हर साल कहां पे आयोजित होता है ये? तो देखिए, नागालैंड में ये आयोजित किया जाता है। और इस त्योहार को पवित्रीकरण या फिर शुद्धिकरण के नाम से भी जाना जाता है। यहां से आप फोटो भी देख पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछे जाते हैं यहां से। देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में? पोर्ट यानी कि बंदरगाह की बात हो रही है, जहां पे जहाज वगैरह आते जाते हैं दूसरे देश से सामान लेकर, या फिर दूसरे देश को सामान पहुंचाना हो तो वहां से। तो देखिए, ये जो है तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। कहां पे मिलेगा? ऑप्शन डी, हाइड्रोजन हब जो है कहां मिलेगा? तमिलनाडु में। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। तमिलनाडु राज्य के किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट जो है स्थापित किया जा रहा है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसे VVI मार्क कर लीजिए। VVI मार्क कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 200 एकड़ में, 200 एकड़ में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। थुद्दुकडी में जो है ये किया जाएगा। 2000 एकड़ में, क्या बोले जा रहा हूं। और पहला स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये आपको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में देखने को मिलता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। पर्पल फेस्ट किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो देखिए, दिव्यांग जनों के लिए, देखिए पहले फोटो देख लो आप, ठीक है। दिव्यांग जनों को जो है आत्मविश्वास, उनको अवेयर करने के लिए जो है कार्यक्रम चलाया जाता है। कहां से? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह चलाया जाता है। अगला सवाल है, चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है? तो देखिए, हाल में ही चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष जो है किस बीमारी से संबंधित है? तो देखिए, सीधा सीधा जवाब हो जाएगा, एनीमिया से ये संबंधित है। देखिए, जब ब्लड में एनीमिया की कमी हो जाएगी, ये खास करके कहाँ देखा जाता है? 14 से 18 साल की जो बच्चियां होती है, लड़कियां होती है, आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होने की संभावना रहती है। तो आयरन की गोली वगैरह या फिर हरे साग सब्जी खाने की जो है इनको जो है सलाह दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी की गई तेंदुओं की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा MP। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और अगर स्नो लेपर्ड की बात की जाए, स्नो लेपर्ड की बात की जाए तो ये होगा लद्दाख। याद रखिएगा, लद्दाख में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। स्नो लेपर्ड कहां जाना है? लद्दाख जाना है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई बुक है? बार बार एग्जाम में बुक से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे भी आपको याद रख लेना है। क्या होगा इसका आंसर? PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और रिपब्लिक के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में, इसके बारे में इस बुक में चर्चा की गई है। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो यहाँ तक देख लिया, पसंद आ गया ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? मैं ये वीडियो आपके लिए देवघर बाबा धाम से बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को साझा करें, लाइक करें, दोस्तों तक पहुँचाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। थैंक यू सो मच।